कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उसमें दो प्रमुख पॉलिसी को हमने पढ़ चुके, एक आर्थिक नीति और सेकंड प्रशासनिक नीति। अब आते हैं हम उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां रही, सोशल एंड कल्चर पॉलिसीज, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब सोशल और कल्चर पॉलिसीज की जब बात आती है तो सोशल एंड कल्चर पॉलिसीज को हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा समय पर कभी फोर्सफुली, कभी बहुत ज्यादा तेजी से भारत के कल्चरल पॉलिसी को बदलने की कोशिश की और कभी बदलने की कोशिश ही नहीं की। कभी किसी के दबाव में आकर उनके द्वारा कोशिश की गई पॉलिसी को बदलने की। तो जब इतिहासकार ने अध्ययन किया तो उसके बाद में अंग्रेजों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां थी भारत में, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी जो थी भारत में, उसको हम कुछ कालखंडों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कालखंडों में जब बांटा तो हमने कालखंडों में बांटकर पढ़ने की जब कोशिश की तो वहीं पर हम क्या करेंगे, वहीं पर एक कारण पढ़ लेंगे कि भैया इस समय में क्या कारण रहे कि इन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की, इस समय में क्या कारण रहे कि परिवर्तन बहुत ज्यादा फोर्सफुली करने की कोशिश की, और कौन कौन से परिवर्तन करने की कोशिश की, हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो परिवर्तन किए उन्होंने, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ में उन्होंने शिक्षा में भी परिवर्तन करने की कोशिश की। तो शिक्षा को हम अलग से एक सिस्टमेटिक रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो वर्तमान में जो हम पढ़ेंगे उसमें केवल शिक्षा को एक हिंट के रूप में लेने की कोशिश करेंगे, ताकि शिक्षा एक बड़ा पोर्शन है और उसमें से प्रश्नों के आने की संभावना अधिक रहती है। तो जब हम कालखंड में बांटकर पढ़ते हैं अंग्रेजों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति को, तो सबसे पहले 1765 से लेकर 1813 तक का एक कालखंड पढ़ेंगे, जिसमें उनके द्वारा जो परिवर्तन किया गया वो परिवर्तन उनके द्वारा बहुत कम किया गया। अगर इसको नाम दे इस कालखंड को तो अहस्तक्षेप की नीति। इनके द्वारा इस कालखंड में भारतीय सामाजिक एवं संस्कृति को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा कालखंड रहा 1813 से लेकर 1857 का। इस कालखंड में उनके द्वारा बहुत अधिक तीव्रता के साथ, बहुत अधिक तेजी के साथ और परिवर्तन करने की कोशिश की। इसको हम सक्रिय हस्तक्षेप की नीति वाला कालखंड कह सकते हैं। 1857 और 1857 से लेकर कांग्रेस की स्थापना, मतलब 1857 से लेकर 1885 तक का जो कालखंड रहा, उसे हम कह देंगे कि इस समय में उनकी नीति में परिवर्तन आया और उनके द्वारा परिवर्तन ना करने की इच्छा शक्ति जाहिर की गई। तो कुशल अकर्मण्यता का कालकाल दिख रहा है पर नहीं करना, ये आपको दिखाई देगा। और फिर जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो कांग्रेस की स्थापना के बाद में हमें ये दिखाई देगा कि उनके द्वारा जो परिवर्तन किए गए वो कांग्रेस के प्रेशर में किए गए। तो ये चार कालखंड है, 1765 से लेके 1813, 1813 से लेके 1857, 1857 से लेके 1885, 1885 से लेकर आगे। कोई दिक्कत? तो हम ये बता देते आपको कि 1765 में जो कंपनी थी वो कंपनी छोटी थी और उसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। और व्यापार करने के लिए वो ये नहीं चाहती थी कि भारत में आकर वो कुछ कल्चरल चेंज करके वो अपने व्यापार को कहीं ना कहीं धक्का दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी हम शक्तिशाली नहीं है और यदि अभी आकर हम भारतीय संस्कृति में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय रूढ़िवादी व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे नाखुश होंगे और नाखुश होकर वो प्रतिक्रियावादी क्रिया देंगे। जब प्रतिक्रिया करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम भारत में ब्रिटिश कंपनी के व्यापार पर पड़ेगा। इसलिए उनके द्वारा पहला कारण रहा कि कोई भी प्रकार का परिवर्तन करने की कोशिश नहीं। दूसरा कारण, इस समय में जो गवर्नर जनरल आए, जो गवर्नर आए, लाइक क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और
जो अन्य उनके साथ लोग आए, जैसे विलियम जोन्स, जैसे कि अन्य जो शासक गवर्नर बनकर आए, इनकी सोच भारतीय शिक्षा से कुछ सीखने की थी और भारतीय शिक्षा को ही ज्यादा तवज्जो देनी थी और भारतीय संस्कृति को एक मान्यता वो देते थे। और ये भी कारण रहा कि शासकों की जब इच्छा भी नहीं रही तो स्वाभाविक रूप से शासक अर्थात गवर्नरों की जब इच्छा भी नहीं रही तो इस समय में उनके द्वारा परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। उसके बावजूद भी 1795 में 1795, 1799, 1805 में शिशुवध हत्या पर रोक, शिशुवध हत्या के साथ में नवजात शिशुओं की हत्या पर रोक के लिए कुछ प्रावधान बनाए। पर 1813 के बाद में स्थिति बदलती आ गई, क्योंकि 1813 तक के कई ऐसे कारण आ गए जिसके कारण कंपनी को ये परिवर्तन करना जरूरी पड़ा, अपनी सोच में, अपनी रणनीति में परिवर्तन करना जरूरी पड़ा कि वो भारतीय संस्कृति को बदले। पहला कारण अगर मैं कहूं तो वही इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति, जिसके कारण लगातार वस्तुओं का निर्माण हो रहा था परंतु बाजार नहीं दिख रहा था। तो बाजार भारत था, पर इंग्लैंड में बनता था सूट पैंट, और जब सूट पैंट बनता था तो स्वाभाविक रूप से भारत में पहनते थे लोग धोती। जब धोती पहनने वाले लोग सूट पैंट तब पहनेंगे जब वो भारतीय संस्कृति को निम्न मानेंगे और अंग्रेजी संस्कृति को उच्च मानेंगे। तो उसके द्वारा क्या किया गया, इस समय में परिवर्तन करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना। ठीक है, दूसरा कारण परिवर्तन करने का था कि वो लोग अपने शासन को भारत में सिद्ध करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि भैया आप लोग बहुत पिछड़े थे, हम आ गए तो आपका उद्धार हो। व्हाइट ब्रीड बर्डन थ्योरी, श्वेतों का अतिभार सिद्धांत, वो ये कहीं ना कहीं सिद्ध करना चाहते थे कि भैया हमारा भारत में शासन भारतीयों के उद्धार के लिए है, तो भैया हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो वो व्हाइट ब्रीड बर्डन थ्योरी लगाना चाहते थे। तीसरा कारण, उस समय में ब्रिटेन में बहुत अधिक उपयोगितावादी विचारधारा का बोलबाला था, और ये उपयोगितावादी विचारधारा आप इथिक्स पेपर नंबर 4 में आप पढ़ोगे। और उपयोगितावादी विचारधारा में कहा जाता है कि कोई भी प्रकार का अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उससे अधिकतम लोगों को फायदा हो, इस बात को सोचकर ही कानून बनाना चाहिए। तो अधिकतम लोगों को ध्यान में रखकर जब कानून बनाने की बात आती थी तो भारत में ऐसे ही जब कानून बनाए गए तो स्वाभाविक रूप से संस्कृति में परिवर्तन आने लगा। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विलियम बेंटिंक साहब। चौथा कारण अगर मैं बोलूं तो वो लोग परिवर्तन करना इसलिए भी चाहते थे क्योंकि भैया उनका खर्च बढ़ते जा रहा था। खर्च इसलिए बढ़ते जा रहा था क्योंकि वो लगातार कार्नावालिस की उस विचारधारा पर थे कि भारतीय लोग भ्रष्ट हैं, जिसके कारण उनको लगातार ब्रिटिश व्यक्ति को भारत में लाना पड़ता था, ऊंचा वेतन देना पड़ता था, जिसके कारण कंपनी की आय के मुकाबले खर्च कहीं ज्यादा हो रहा था। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि भारतीय व्यक्ति ही वो कार्य को करे जो कार्य अंग्रेज व्यक्ति करता था, लिपिक का कार्य, क्लर्क का कार्य। जितने पैसे में एक अंग्रेज व्यक्ति काम करता था उतने में 4-5 क्लर्क काम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी का भार क्या हो सकता था, कम। कंपनी का खर्च क्या हो सकता था, कम। और ये भी कारण रहा कि उनके द्वारा 1813 से लेकर 1857 तक के समय में परिवर्तन करने की कोशिश की। ठीक है, और लास्ट कारण अगर मैं बताऊं तो इस समय में परिवर्तन करने का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि भैया 20 साल पूरे होने वाले थे चार्टर अधिनियम के, और चार्टर अधिनियम के 20 साल जब पूरे होने वाले थे और लगातार कंपनी के शासन पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा था इंग्लैंड में कि भैया कंपनी के द्वारा जो शासन भारत में किया जा रहा है वो निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ किया जा रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है। तो भैया वो इस छवि को सुधारना चाहते थे, इसलिए भी उनके द्वारा सामाजिक सुधार कार्य किए। कौन कौन से सामाजिक सुधार कार्य किए गए? तो इस समय में उनके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया,
राजा राम मोहन राय साहब को हम पढ़ेंगे। पर 1829 सती प्रथा की समाप्ति हुई। 1833 अधिनियम के तहत दास प्रथा की समाप्ति की बात की गई, जिसको लागू किया 1843 में। अयोग्यता अधिनियम लाया गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ये परिवर्तन उनके द्वारा किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई। वुड डिस्पैच लाया गया, विश्वविद्यालय अधिनियम, जो विश्वविद्यालय के लिए था, जिसके द्वारा आगे की भारत में शिक्षा की नीति का प्रारूप तैयार हो पाया, रोड मैप तैयार हो पाया। ये उनके द्वारा परिवर्तन किया गया। परंतु 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसके बाद में अंग्रेजों की सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि जब 1857 की क्रांति के विद्रोह के जब कारणों का मूल्यांकन किया गया, तो पता चला कि भैया अंग्रेजों के द्वारा 1813 से लेकर 1857 तक के जो सक्रिय हस्तक्षेप की नीति को लागू किया गया, उसके कारण कई सारे रूढ़िवादी लोग कहीं ना कहीं दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? देखो, उन्होंने क्या किया कि 1857 से लेकर 13 से लेकर 1857 सती प्रथा की समाप्ति की, तो रूढ़िवादी हिंदू लोग दुखी हुए। उनके द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की, तो कहीं ना कहीं हिंदू लोग दुखी हुए जो रूढ़िवादी थे। उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी हिंदू लोग दुखी हुए। जब उनके द्वारा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, तो स्वाभाविक रूप से धर्म परिवर्तन पर जब जोर दिया गया, तो उसके कारण विभिन्न धर्म के लोग, रूढ़िवादी लोग क्या हुए, थोड़ा विरोध में। ये बात को मानकर उन्होंने 1857 से लेकर 1885 के काल में कुशल अकर्मण्यता के काल के रूप में जाना जाता है। इस समय में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो भी परिवर्तन किया वो बहुत अधिक प्रेशर में आके किया। पर जैसे ही 1885 आता है और कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना के बाद में इस कुशल अकर्मण्यता के काल में विराम आता है और कांग्रेस के दबाव में आकर सरकार के द्वारा समय समय पर सामाजिक सुधार कार्य किए जाते हैं। जैसे क्या किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण पर बल देने की बात होती है। सरकारी व्यय शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने की बात होती है। दूसरा, महिलाओं की स्थिति में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कार्य होते हैं। आप यहाँ पर पढ़ोगे 1917 का अधिनियम आप पढ़ोगे, 1904 का अधिनियम आप पढ़ोगे, 1929 का अधिनियम आप पढ़ोगे, जो शिक्षा से संबंधित रहा। इसी के बाद में आप जब महिला विवाह की बात करोगे, तो शारदा अधिनियम आपको समझ में आएगा, जिसमें महिला की न्यूनतम आयु सीमा और पुरुष की न्यूनतम आयु सीमा को निर्धारित किया गया। इसी में आप देखोगे कि महिला को अपने पति की संपत्ति में शामिल किया गया, उसमें भी हकदार माना गया। तो आप 1937 का अधिनियम देखेंगे। ये सब जो परिवर्तन किए गए, जो सामाजिक सुधार में गिने जाते हैं, ये सब परिवर्तन 1885 के बाद किए गए अंग्रेजों के द्वारा। पर किसकी शय पर किए गए, किसके दबाव में आकर किए गए? ये किए गए कांग्रेस के दबाव में आकर, राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में आकर, राष्ट्रीय नेताओं के दबाव में आकर। तो हम यहाँ पर ये चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये देखा कि सामाजिक सुधार जो कार्य किए गए, इसका हमने एक ओवरव्यू ले लिया, और ओवरव्यू लेकर हम देख लिया कि कौन कौन से काल में कौन कौन से परिवर्तन किए। साथ में हमने ये भी देख लिया कि कौन से काल में कौन कौन से सामाजिक सुधार कार्य किए। इसके बाद कल का जो लेक्चर रहेगा, उसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में जो कौन कौन से अधिनियम लाए गए, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे अधिनियम का क्या कारण थे, उसका उद्देश्य क्या था, कौन सी शिक्षा के लिए था, व्यावसायिक शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा, हम सब के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और बात करने की कोशिश के बाद में हम इसी के बाद हम प्रतिक्रिया भी देखने की कोशिश करेंगे, अर्थात विद्रोह को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो बढ़िया से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद। सॉरी, आज का प्रश्न तो छूट ही गया। आज का प्रश्न ये है कि 1813 से लेकर 1857 के सामाजिक सुधार काल को
किस काल के नाम से जाना जाता है? सेकंड प्रश्न, दास प्रथा की समाप्ति किस चार्टर अधिनियम के तहत की गई? तीसरा प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष में लागू किया गया? धन्यवाद।